नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रमेश जी का है, पॉलीकैब और विनाती के बारे में बात करनी है। तो पॉलीकैब देखिए अच्छा शेयर है, विनाती भी अच्छा शेयर है, लेकिन पॉलीकैब पिछले कुछ समय से कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तो कॉन्सोलिडेट का मतलब है कि इन्वेस्टर्स में मारामारी चल रही है बेसिकली, कि शेयर को ऊपर लेके जाए या नीचे गिरा दे। तो फिलहाल इतनी तेजी आई है तो ऐसे चांसेस हैं कि कॉन्सोलिडेशन के बाद हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। या तो तेजी आई ब्रेकआउट देखने को मिले, उसके बाद खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर करेक्शन के बाद जब वैल्यू ज्यादा बढ़ जाए वहां पर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। विनाती के बारे में बात करें तो विनाती ऑर्गेनिक्स भी फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, जहां पर उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो ये टूटने के बाद खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है, या फिर एक करेक्शन आ जाए उसके बाद यहां पर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। क्या स्विंग ट्रेड से 10% पर मंथ कमाया जा सकता है? थोड़ा सा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पर ईयर 120% के रिटर्न्स इतने ईजी नहीं है। 10% पर मंथ क्या हुआ, एक साल का 120% के शानदार रिटर्न्स। और सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड से ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारा टारगेट होता है भाई एक महीने में 2% मिल जाए, आपके कुछ स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, कुछ टारगेट हो जाएंगे, कुछ फ्लैट ट्रेड्स आपने ले लिए। 2% भी अगर महीने का निकलता है तो साल का 24% होता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी वेल्थ लॉन्ग टर्म में क्रिएट हो सकती है। एक ही महीने में 10% का रिटर्न हमारा टारगेट नहीं है, कंसिस्टेंटली ये होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही जगह, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सब लोग अभी टाटा मोटर्स ऑफ अशोक लैंड के बारे में क्यों बात करें जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात आती है, जबकि मारुति सुजुकी इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मारुति सुजुकी ने बताया है कि वो कुछ सालों के बाद करने वाले हैं, 2024 या 25 में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करेंगे। इसलिए उसके शेयर में भी इतनी तेजी नहीं आई जितनी कि टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड में देखने को मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है जो पहले आता है वही जीत जाता है। ऐसे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुरुआत की थी इलेक्ट्रिक की बहुत सालों पहले, लेकिन आज देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसकी इतनी जगह दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा हो सकता है मारुति सुजुकी देर आए दुरुस्त है वाला किस्सा बन जाए, तो इसीलिए उस पर भी नजर बनाकर रखनी है। और जब लोग सबके सब टाटा मोटर्स के पीछे पड़े हुए हैं, तब मेरा मानना है कि मारुति सुजुकी एक अच्छी चॉइस है। 7,000 का प्राइस है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करंट मार्केट प्राइस 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि ठक्कर जी का। उनका कहना है कि सब प्राइवेट बैंक शेयर्स ऑल टाइम हाई पर हैं, उससे भी ऊपर निकल चुके हैं एक्चुअली, लेकिन इंडसइंड बैंक अभी भी 50% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है उसके लाइफ टाइम हाई से। तो आपका क्या व्यू है? मेरा मानना है इंडसइंड बैंक इतना मुझे पसंद नहीं है। उसका रीजन है, अब जब भी हम प्राइवेट सेक्टर बैंक में निवेश करते हैं तो हमारे पास बहुत चॉइस है पहले से ही, क्योंकि एक तो है कोटक महिंद्रा बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है। जब भी हम प्राइवेट सेक्टर बैंक में निवेश करते हैं तो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि एक तो भाई रिटेल बैंकिंग पर ज़्यादा फोकस करें, वैसे भी वो कॉर्पोरेट पर फोकस करने वाले बैंक्स पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि येस बैंक भी उन्हीं में से एक है, इंडसइंड बैंक भी उन्हीं में से एक है। आप हालत देख सकते हैं, गिरावट हो जाती है, क्योंकि अगर कोई एक भी उनका जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट कर जाता है तो गिरावट भारी हो जाएगी स्टॉक में, कंपनी को बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। इसलिए रिटेल बैंकिंग पर ज्यादा फोकस करना है, और रिटेल बैंकिंग पर बहुत सारी चॉइसेस हैं। इंडसइंड बैंक वैसे भी वहां पर ज्यादा फोकस नहीं करता है, इसलिए मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से इंडसइंड बैंक इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। कॉर्पोरेट हाउसिंग में ऐसा ही होता है, कॉर्पोरेट लोन्स बांटने वाली कंपनी में ऐसा ही होता है। इंडसइंड में येस बैंक दोनों में शानदार तेजी आई थी। मैं पहले की बात कर रहा हूं, जब येस बैंक 400 के पहले जो तेजी आई थी, आप देख पाएंगे चार्ट्स में, HDFC बैंक को भी वो बीट कर देता था, उतने रिटर्न्स बना कर दिए थे, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षितिज जी का, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स कैसे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एज दे सीम टू बी अंडर वैल्यूड। तो आपको याद होगा, तो जब IPO आया था इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो वहां पर हमने चर्चा की थी कि वैसे तो कौन से भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि रिस्क भी वहां पर 10 गुना हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटास एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन फिलहाल तेजी आ चुकी है, उसके बाद सोचना कि लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं है, तो सोच कर रखिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन गिरावट पर खरीदना चाहिए, हमेशा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना, स्टॉक को चेज थोड़ा सा गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संजीवन जी का है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप ब्लू चिप में डायरेक्टली करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर आप बाद में स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको इतना रेकमेंड नहीं करूंगा। मेरा पर्सनली मानना तो ये है कि भाई साहब स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलरली स्मॉल कैप कंपनी दिखाई देती है जो अच्छी लग रही है आपको, तो वहां पर डायरेक्टली निवेश कीजिए। उसका रीजन ये है कि अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, सपोज 50 कंपनी है, तो
जनरली उसमें से ज़्यादातर कंपनी इतनी अच्छी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं होगी। लेकिन अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से ज़्यादातर कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक होगी। तो इसीलिए मेरा ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि यहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसके बजाय आप डायरेक्टली निवेश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुमार जी का है, कुमार विनायक जी का, कि भाई यूएस के सेनेट कोविड-19 रिलीफ बिल, ओके, तो अभी रिलीफ बिल जो ये पास हुआ है उसके बाद दो चॉइस हैं अभी, मतलब दो इसका व्यू है। इन्वेस्टर इसे दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि मार्केट में ऑफकोर्स लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो तेजी आएगी, लेकिन एक अभी फिलहाल एक टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स ये भी सोच रहे हैं कि लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा है और ये जो नया बिल पास होगा उससे भी ज़्यादा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, महंगाई भी बढ़ जाएगी, जो कि ऑफकोर्स ओवरऑल मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, कंज्यूमर के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो दो तरह के इन्वेस्टर्स अब मार्केट में उतर चुके हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं अभी दो माइंड रख रहे हैं कि एक रख रहे हैं कि और लिक्विडिटी आएगी तो मार्केट और ऊपर जाएगा, और दूसरा ये सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा तो हमें थोड़ा सा भी केयरफुल होना चाहिए। तो इसके दोनों चांसेस बनकर आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी ऑफकोर्स इतनी तेजी आ चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर करेक्शन हो जाता है तो भी कोई बुराई नहीं रहेगी, तो भी एक ये हेल्थी करेक्शन ही माना जाएगा। नेक्स्ट है एवरेजिंग का बेस्ट फॉर्मूला बताओ। तो देखिए एवरेजिंग का बेस्ट फॉर्मूला तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए जब गिरावट होती है तो अच्छे क्वालिटी शेयर्स की बात कर रहा हूँ, आलतू फालतू शेयर्स की बात नहीं कर रहा। जब गिरावट होती है तो कोई ऐसे एकदम फ्री फॉल नहीं होता, 90 डिग्री में नहीं होता, वहाँ पर भी आपको डिप्स देखने को मिल जाती है। तो ये लोग, कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर खरीदना पसंद करते हैं, और जब स्टॉक ऊपर जाता है तो कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पर खरीदना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि बस बॉटम का वेट करते हैं। तो बॉटम का वेट नहीं करना है, जब अच्छा शेयर आपको अच्छे प्राइस पर मिलता है तो वहाँ पर आपको खरीदना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पर टीसीएस अभी सपोज 3000 पे चल रहा है, अभी 3000 की जगह अगर वो 2500 आ जाता है और ये गिरावट पे आ जाता है 2500, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये क्या 2000 जाएगा या फिर यहाँ पर वापस दौड़ जाएगा। प्राइस अच्छा है तो खरीद लो, यहाँ पर खरीद लेना चाहिए, और वापस आपके जब भी पैसे आते हैं, वापस आपको लगता है कि वैल्यू आ गई है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर मिल रहा है तो वापस यहाँ पर खरीद लेना चाहिए। ऐसा कोई बेस्ट फॉर्मूला किसी भी चीज़ का नहीं होता है, बेस्ट प्राइस भी नहीं होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने का। हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। आपको स्टॉक अच्छा है, अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है तो खरीद लेना चाहिए। बाकी 10 पैसे ऊपर नीचे होता रहता है, 10 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है, उसे आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग में आड़े नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अदानु दास जी का है कि टीसीएस ने बोनस तो दिया है लेकिन स्प्लिट नहीं दिया, उसके बावजूद फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का क्यों है। तो देखिए वो जब लिस्टिंग होती है तब कई शेयर्स 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पर होते हैं और कई 1 पर होते हैं, तो ये लिस्टिंग के टाइम पर ही 1 पर हुआ है, इसलिए इसका फेस वैल्यू आपको 1 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई सेफ ट्रेडिंग होता है या नहीं होता, ऑप्शन ट्रेडिंग में सेफ कुछ बता दीजिए। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग सेफ नहीं होता है, ये सिंपल आप बात समझ लीजिए। स्टॉक मार्केट में तो रिस्क है ही, लेकिन ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में उससे भी कहीं ज़्यादा रिस्क है। उसका एक सिंपल सा रीज़न है जो कि कई लोग समझ ही नहीं पाते। उसका सिंपल रीजन ये है कि उसकी एक्सपायरी होती है। सपोज आप रिलायंस जैसी अच्छी कंपनी में ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, सपोज आपने उसके स्टॉक खरीद के रखे होते हैं तो आप लगते हैं कि भाई लॉस हो रहा है, अभी नहीं बेचेंगे, अच्छी कंपनी बाद में बेचेंगे, ये एक बार हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन खरीदा है या फ्यूचर्स खरीदा है तो ये आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको बुरे अच्छे से अच्छे शेयर में भी तगड़ा लॉस सहन करना पड़ सकता है। तो ऑप्शंस में आपको कोई सेफ स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी, ऑफकोर्स वहां पर आपको रिस्क तो इन्वॉल्व रहने ही वाला है। नेक्स्ट ब्रिजेश कुमार जी का क्वेश्चन है कि एचडीएफसी लिमिटेड नीचे जा रहा है, क्या करूं? तो क्या करूं, क्या होल्ड करो, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, और नीचे जाता है तो अच्छे लेवल पर और भी बाय करो। भले ही आपने थोड़ा सा ऊपर के प्राइस पर खरीद के रखा है, कोई बात नहीं, अभी ठीक है, खरीद लिया तो खरीद लिया, नीचे के प्राइस पर आता है, खरीदने के बारे में आप और भी सोचिए। अच्छी कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी काफी अच्छी ग्रोथ बाकी है। वरुण गुप्ता जी का क्वेश्चन है अभी कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिलहाल एमटार का आया था, वो भी काफी अच्छा था, उसके बारे में भी हमने टेलीग्राम पर बात की थी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ईज माई ट्रिप का आईपीओ भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, सब्सक्रिप्शन कैसा आता है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्गा जी का है, एस्टेक लाइफ साइंसेज एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ की मार्केट कैप है और ऑलरेडी काफ़ी भाग भी चुका है। सेक्टर के मुकाबले इसका वैल्यूएशन भी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। बाकी ओवरऑल अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी दिखा रही है। नेक्स्ट किरण जोशी जी का सवाल है कि क्या, अच्छा ओके, 35 लाख का आपका पोर्टफोलियो, तो 40 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप ट्रैक कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना आपको लिमिटेड स्टॉक्स रखने चाहिए, जितने स्टॉक्स को आप अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाए। अब ट्रैक कर पाएगा मतलब ये नहीं कि रोज क्या प्राइस हो रहा है वो देखना, उसका क्वार्टर रिजल्ट्स कैसा आ रहा है, उसके जो सेक्टर से बिलोंग करता है, सेक्टर में क्या न्यूज़ आ रही है, उसके मैनेजमेंट ने कुछ बोल दिया तो क्या बोल दिया, उसके वजह से क्या मार्केट में इंपैक्ट पड़ सकता है, ये सभी चीज़ों को ट्रैक करना बोलते हैं। अगर ये सब आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो आपको 40 स्टॉक्स लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग जी का,
तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टॉक्स को बेचकर आईपीओ में अप्लाई करें, ये मुझे अच्छा आइडिया दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो अपने जो होल्डिंग स्टॉक्स हैं उसे बेचकर आईपीओ में अप्लाई करना कि लग जाएगा नहीं लगेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है। तो स्टॉक्स को बेचकर आईपीओ में अप्लाई करना मुझे इतना सेंसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही है। सपोज आपने कोई ट्रेड भी लिया या इन्वेस्टमेंट भी किया है तो वहां पर आपको सपोज 10% वो स्टॉक ऊपर जाएगा, तब तक आपने आईपीओ में अप्लाई किया, आईपीओ लग गया तो अच्छी बात है, वहां पर आपको 40-50% मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आपका ये जो 10% का गेन था वो भी चला जाएगा। तो ये मुझे इतना सेंसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट आबिद जी का क्वेश्चन है कि क्या 3M में गिरावट हो सकती है? तो ऑफकोर्स बियरिश संकेत है, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो उस लेवल से वापस आ सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा समय हो सकता है। मनीष जी का सवाल है, तो उनका सवाल है कि क्या स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए? अब भले ही आपके बाइंग प्राइस पर चल रहा है केमकॉन, सेस और एपेक्स फ्रोजन, लेकिन ओवरऑल कंपनीज अच्छी हैं, होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई बुरी कंपनी नहीं है। इंडसइंड बैंक के बारे में आज हमने बात कर ली। अभी अगर आपने लेकर रखा है, होल्ड करना चाहते हैं, छोटी सी क्वांटिटी है तो ठीक है, बाकी जितना हम एचडीएफसी बैंक में निवेश करने की आपको राय देंगे या फिर जितना हम खुल के एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा रिलायबल इंडसइंड बैंक में नहीं रहना चाहिए। ऐसा पर्सनली मेरा मानना है, बाकी आपकी चॉइस अलग हो सकती है। क्योंकि जनरली इंडसइंड बैंक लोगों को इसीलिए पसंद है क्योंकि उसमें रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। 250 पर आ गया स्टॉक्स, आज वो 1000 रुपये का चल रहा है। उस हिसाब से एचडीएफसी बैंक तो 750 आकर ही 1500 चला गया था। लेकिन ये एक पॉजिटिव बात है एक्चुअली। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको एकदम बहुत ही बड़े शॉर्ट टाइम में मल्टी बैगर नहीं ढूंढने हैं, वो रिस्की भी उतने ही ज्यादा होते हैं। इंडसइंड बैंक ये सोचिए ना कि 2000 से करके 250 तक आ गया था तो कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो आया होगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन धनंजय जी का है। बहुत सारे लोगों को भाई साहब आपका यही सवाल है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करे, क्वालिटी स्टॉक सबके सब ऊपर चल रहे हैं, ब्लू चिप स्टॉक सबके सब ऊपर चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेक्शन का वेट करें या फिर थोड़ा थोड़ा खरीदते रहे? तो मैं आपको बार बार यही बताता रहा हूँ कि जो भी स्टॉक्स हैं हाई वैल्यूएशन चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, नीचे खरीद कर रखा है लेकिन आपको और खरीदना है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदिए। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप हर महीने 1 लाख का खरीद सकते हैं तो उतना मत खरीदिए, 20,000 का खरीदिए, कम खरीदना कम कर दीजिए, लेकिन कंटिन्यूसली छोटा छोटा खरीदते रहिए, जिससे आपको एट लास्ट ये सब क्या है, मन का है, साइकोलॉजी चलता है यहाँ पर, तो आपको साइकोलॉजी में थोड़ा सा शांति मिलेगी। चलो कुछ तो खरीदा, ये नहीं ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो खरीदा है, 1 तो खरीदा, 2 तो खरीदा, ये होना चाहिए। और बाद में जब आपको अच्छा करेक्शन देखने को मिले तब वहां पर दबाकर पैसा डालिएगा, अच्छा करेक्शन देखने को जरूर मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बस मार्केट ऊपर ही जाएगा, लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, लेकिन बीच में करेक्शन आता है, ये क्रैश आता है, करेक्शन आता है, ये सब नॉर्मल है, स्टॉक मार्केट का गेम है, ये चलता रहता है। अगर निफ्टी सेंसेक्स नहीं गिरता तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में भी कोई रीजन की वजह से आपको करेक्शन देखने को मिल ही जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी एक्यूमुलेट करिए, बाकी आपका जो मोटा पैसा है साइड में रखिए, जब अच्छा करेक्शन देखने को मिले तब आपको ज्यादा पैसा वहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एक सेक्टर में आपको बताना चाहूंगा जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे सही दिखाई दे रहा है, वो है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर इतना भागा हुआ नहीं है। सपोज ये कुछ भी ना हुआ होता, कोविड क्रैश नहीं हुआ होता, मार्केट अभी भी 12,000 पे ही होती, वही लेवल पर चल रही होती, तो भी ये HUL नेस्ले ये इसी प्राइस पर होते हैं जहां पर वो अभी खड़े हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल इन्वेस्टर के लिए ये प्राइसेस मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में बिना फंडामेंटल एनालिसिस के इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अब जब भी कोई स्टॉक ब्लू चिप कहलाया जाता है तो उसमें कोई रीजन होता है और वो रीजन फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल अगर अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो ही उसे ब्लू चिप कहा जाता है। तो अभी अगर आप मार्केट को इतना समझ नहीं सकते, अगर इस फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जैसे कि टाइटन है, HDFC बैंक है, TCS है, उसमें आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। वो मार्केट ने ओके अप्रूव करके, ओके टेस्टेड करके ही आपको भेजें कि भाई साहब ये ले लो, ये ब्लू चिप स्टॉक है। तो वहां पर बस लेवल का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कौन से भी वैल्यूएशन पे आपने उठा लिया, बहुत सारे ऊपर के प्राइसेस पे उठाना भी बहुत ही गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पवन जी का है, आईपीओ कैसे लगा है? आईपीओ नहीं लगता है तो उसमें देखिए, आईपीओ अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो अलग अलग पैन कार्ड से आप अप्लाई कीजिए। आपके पैन कार्ड से आपके फैमिली मेंबर्स के पैन कार्ड होंगे, उनसे डीमैट अकाउंट खुलवाइए। एक ही पैन कार्ड के 2 अकाउंट से आपको अप्लाई नहीं करना है तो चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये बाकी तो भाई साहब इसकी कोई गारंटी होती कि लगेगा ही नहीं लगेगा। मुझे भी बहुत समय से आईपीओ नहीं लगा है तो उसमें क्या हुआ, चलता रहता है। नेक्स्ट है फालतू बकवास का, अच्छा नाम अच्छा रखा है आपने। अब आपका क्वेश्चन है कि एफले में अल्काइल एमाइंस में
दीपक यूनाइटेड में और भी पोटेंशियल है, ऑफकोर्स अच्छी कंपनीज है और भी ऊपर जा सकती है, लेकिन देखिए जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो तभी लोगों के अटेंशन में आता है स्टॉक, और बाद में सपोज वो थोड़ा सा करेक्शन पे आ जाता है तब लोग डरने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टॉक अच्छा है, पोटेंशियल है, लेकिन अभी कोई इन्वेस्टर सपोज प्रॉफिट बुकिंग करता है, अभी दीपक यूनाइटेड सपोज 200-300 रुपए नीचे आ जाता है तो लोग बोलेंगे बकवास शेयर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छी कंपनीज है, पोटेंशियल है और ऊपर जाने का, लेकिन बीच में करेक्शन हो सकता है, ये आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। आपने जैसे कहा मुझे भी दीपक यूनाइटेड में अभी ज़्यादा एक्यूमुलेशन करने का मौका मिला ही नहीं है। हमने शुरुआत 500 से की थी, उसके बाद कुछ 600 या 700 पे एक्यूमुलेट किया, उसके बाद तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, बस दौड़ता चला जा रहा है। तो होता रहता है, कोई बात नहीं, आप अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट करते रहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट सचिन कुमार जी का क्वेश्चन है, डिक्सॉन स्प्लिट होने वाला है, कंफर्मेशन डेट है कि नहीं? नहीं, शायद अभी तक कोई कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं आया, जब भी आएगा हम टेलीग्राम चैनल के द्वारा आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और 20 से 25 हज़ार की अगर आपकी कैपिटल है तो शेयर मार्केट से कैसे पैसे बनाना, मंथली इनकम कैसे जनरेट करना, तो देखिए कुछ है, इंट्राडे एक है, स्विंग ट्रेडिंग एक है, पोजिशन ट्रेडिंग है, बाकी अपना ये ऑप्शन बाइंग भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है, ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, ज़्यादा कैपिटल है तो भी स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली मुझे बेस्ट दिखा देता है। इसके अलावा कुछ करना है, ज़्यादा कैपिटल है तो एक ऑप्शन सेलिंग एक अच्छा चॉइस हो सकता है, बाकी सब में आपको टेंशन बहुत रहता है, स्क्रीन पर ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, स्क्रीन पर पूरा दिन बैठे नहीं रहना पड़ेगा, स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया, स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स कर दिया तो बाद में खुद ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। तो ऐसे आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट गांधी जी का सवाल है कि अभी ईवी को माइंड में रखें, ईवी में माइंड में रखें तो टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, ये टाटा के बेस्ट 3 स्टॉक जिसे हमने पहले डिस्कस भी किया था, उसके बाद तो काफ़ी भाग भी चुके हैं, अब तो वो भाग चुके हैं, लेकिन दूसरे शेयर्स पर आप नजर रख सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री अच्छा है, अच्छे प्राइस पर भी चल रहा है, अभी अगर आपको 5-10% के करेक्शन भी मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, वरना करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है। एक्चुअली वो भी 140-50 से हम भाग चुका है, वहां पर भी हमने खरीदारी की थी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक्साइड इंडस्ट्री बहुत ही स्लो शेयर है, आपको तेजी से बहुत ही भागता हुआ जनरली वो नजर नहीं आता है, आपको वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ शेयर्स के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से अमारा राजा बैटरीज भी काफी अच्छा है, नीचे आ रहा है, नजर बनाकर रखिए। और मारुति सुजुकी नाम नहीं लिया जा रहा है उसका अभी फिलहाल, वो कुछ कर भी नहीं रहा इलेक्ट्रिक पर, लेकिन उस पर भी नजर बनाकर रखिए, मार्केट लीडर है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो जब आएगा तो एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस में आ सकता है, जो कि अभी एग्जिस्टिंग प्लेयर का मार्केट तोड़ सकता है, तो उसे भी आपको भूलना नहीं चाहिए। आकाश जी का क्वेश्चन है बेल पर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको दोनों ही कंपनीज सजेस्ट नहीं करूंगा। फिलहाल मार्केट में यूफोरिया इतना है कि हर दूसरा स्टॉक्स आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल समय ऐसा है कि ब्लू चिप स्टॉक के साथ बने रहिए, गिरावट होती है तब पता चलता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक बुरा है, क्योंकि जब गिरावट होने के बाद जब वापस मार्केट ऊपर जाती है तो जो ऊपर जाने वाले स्टॉक्स होते हैं वही अच्छे स्टॉक कहलाते हैं। अभी तो फिलहाल मार्केट गिरी थी, सब ऊपर गए क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज्यादा थी, लेकिन जब ये लिक्विडिटी निकाल दी जाएगी उसके बाद जो क्रैश रहेगा ना, उसके बाद हमें पता चलेगा कौन से स्टॉक अच्छे हैं। अभी तो फिलहाल ये बातें सब बकवास लग रही होगी, लेकिन जो लोग पुराने शेयर मार्केट में उन्हें जरूर पता होगा कि ऐसा सचमुच होता है, मार्केट में जो अच्छे शेयर्स होते हैं वही लास्ट में टिके रहते हैं, बाकी तो फिर धूल चाटते रहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा ये बुरे शेयर्स हैं, लेकिन इतने भी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं कहूंगा जिसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एसबीआई कार्ड फ्रेश लेवल के बारे में बात करें तो 1000 रुपीज का लेवल मुझे फिलहाल तो एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह दिखा दे रहा है, खरीदना चाहते हैं तो 1000 रुपीज पर थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिकी ठाकुर जी का है, थायरोकेयर 1000 पर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, ओवरऑल कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। धर्मेंद्र सिंह का क्वेश्चन है कि जीएमएम स्टॉक में फंस गया हूं, तो अभी देखिए कंपनी अच्छी है, ऊपर के प्राइस पर लेकर रखा है, उसके बाद ओएफएस आया था, उसमें भी 3-4 महीने 6 महीने अटक गया स्टॉक, होता है, अभी कोई बात नहीं, फिलहाल ब्रेकआउट देखने को मिला है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली बढ़ गया है, 2 महीने पहले जितनी ताकत थी जीएमएम फॉलोअर में उससे अभी तो बढ़ी गई है, टेक्निकली बात कर रहा हूँ, तो अभी होल्ड करके रखिए, ओवरऑल कंपनी अच्छी है। संध्या जी का क्वेश्चन है सिम्फनी 1400 पर लिया है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ, तो मेरे हिसाब से तो सिम्फनी में एग्जिट का माहौल है, शेयर ऊपर जा सकता है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने बताया 2-3 महीने, तो आपका मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो उसके हिसाब से मेरा मानना है फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग का समय है, हमने ऑलरेडी इसमें खरीद कर रखा था और प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया है, और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी सजेस्ट किया था कि 1400 बुरा प्राइस नहीं है जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, वैसे लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर काफी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारुति का 7000 पर लेकर रखा है, होल्ड कीजिए, होल्ड, ये 2-3 महीने छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म के लोड कीजिए, और अगर आप 2-3 महीने के बारे में बात करें तो फिलहाल ओवरसोल्ड सिचुएशन में थोड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, 7500 हमें 7800 के लेवल्स कभी भी देखने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन निखिल जी का है, नौकरी भी फिलहाल काफ़ी ऊपर चल रहा है, अभी फिलहाल गिरावट होती है। ये जो नौकरी है, एफले है, इंडिया मार्ट है, ये सब के सब यूफोरिया के स्टॉक्स हैं। ये सब के सब ये टेक्नोलॉजी बूम वाले स्टॉक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको स्टॉक्स ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा। इंडिया मार्ट में, एफले में खरीदारी हमने भी की थी, लेकिन क्या एक बार ही खरीदारी की, बाकी तो मुझे पर्सनली मौका मिला ही नहीं यहाँ पर खरीदारी करने का। कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा भाग चुके हैं। यहाँ पर आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। फोमो में आकर ये वैल्यूएशंस पे खरीदना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका रहने वाला है। सैम जी का क्वेश्चन है, इन्फोसिस कहां पर बाय करना चाहिए 1 से 2 महीने के लिए? फिलहाल अगर आप इन्फोसिस का सपोर्ट बात करें तो 1300 का एक अच्छा लेवल है, जहां पर अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट है। सिद्धार्थ का क्वेश्चन है कि कौन सा शेयर मुझे बेचना चाहिए? तो मेरा मानना है, अभी आपने जो शेयर्स लेकर रखे हैं ओवरऑल तो अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। आइसर मोटर्स और गोदरेज कंज्यूमर, अवंती फीड्स, सब अच्छे शेयर्स हैं। आरती ड्रग्स, कावेरी सीड्स, अगर आप बेचना ही चाहते हैं तो इन सब में से कावेरी सीड्स अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। बाकी के लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपने जो कहा है कि कैश आपको रेज करना है वो भी काफ़ी ज़रूरी है। राकेश जी का क्वेश्चन है कि प्लीज़ रोज़ 3 से 4 वीडियोस अपलोड कीजिए। तो मैं अपलोड तो कर दूं, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। कुछ अच्छा कंटेंट होता है, कुछ बताने लायक इन्फॉर्मेशन होती है तो हम ज़रूर बताते हैं। बाकी जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो तो मैं आपको जो रोज़ का वीडियो बनाता हूँ निफ्टी के एनालिसिस, उसमें मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट आपका ये कि रोज़ सेशन किया जाए, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वीकली की जगह डेली किया जाए। तो फिलहाल थोड़ा सा टाइम की थोड़ी तंगी चल रही है, जब ज़्यादा टाइम रहेगा तो ऑफकोर्स हम जरूर करेंगे। एस्ट्राजेनेका 4700 पर लेकर रखा है, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है। फिलहाल आपको लग रहा है कि आप फंस चुके हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, फार्मा सेक्टर अभी डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। ये जो स्टॉक्स सबके सब भागे हुए थे कोविड क्रैश के बाद, जो तुरंत भागे थे, फिलहाल देखिए आरती ड्रग्स भी कहाँ पर आपको दिखाई देगा, जितनी पहले बनी हुई थी वो हिसाब से आपको थोड़ा सा ढीला दिखाई दे रहा है। पूरा फार्मा सेक्टर फिलहाल आपको ढीला दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे में आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अभी फिलहाल बेचने का नहीं, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करने का समय चल रहा है फार्मा सेक्टर में। काव्यांश जी का क्वेश्चन है, ग्लेन फार्मा में और इन्फोसिस में क्या करें? लॉन्ग टर्म का व्यू है तो दोनों को होल्ड कर सकते हैं। इन्फोसिस तो ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है ही, लेकिन ग्लेनमार्क भी एक ओवरऑल डिसेंट कंपनी दिखाई देती है। अमित जी का क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म मार्केट कैसा रहेगा? बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि फिलहाल गैप डाउन और गैप अप का ही गेम चल रहा है, बाकी कुछ नहीं, बस यही चल रहा है। गैप अप कर देते हैं, दूसरे दिन गैप डाउन कर देते हैं, फिर से गैप अप कर देते हैं, यही गेम चल रहा है। तो बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुशील कश्यप जी का है, भाई आपका रिस्क एपेटाइट मीडियम से मॉडरेट है तो आपको कौन से 5 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं? अभी आपने अगर लो रिस्क बोला होता तो मेरे तो भाई 5 स्टॉक्स फिक्स ही हैं, HDFC बैंक, TCS, रिलायंस और फिर HUL, और ये सब 5 स्टॉक्स मैंने फिक्स रहकर ही रखे हैं। लेकिन अगर आपने अभी मीडियम टू मॉडरेट हाई बोला है तो 5 स्टॉक्स में फाइनेंशियल सेक्टर में से आपको कभी भी ज़्यादा रिस्की स्टॉक नहीं उठाने चाहिए, इसलिए मैं आपको HDFC बैंक सजेस्ट करूंगा। दूसरा, अगर स्टॉक IT से लेना है तो अभी TCS, इन्फोसिस तो सेफ कंपनीज हो जाएंगी, उसमें आपको रिस्क बहुत ही कम रहता है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो HCL टेक एक शानदार कंपनी है, वहाँ पर भी कोई बहुत ही रिस्क नहीं है, लेकिन इन TCS के कंपेरिजन में ऑफकोर्स थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो HCL टेक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। नेक्स्ट है IGL, जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, ये भी एक मीडियम रिस्क है। नेचुरल गैस का सेक्टर है, पावर सेक्टर रहता है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट आरती इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी रिस्क थोड़ा सा है, लेकिन ये ग्रोथ वाली कंपनी है, इनके कैपेक्स के प्लान बहुत ही जोरदार दिखा देते हैं। एक नेक्स्ट हो भाई टाटा मोटर्स, ये भी एक अच्छी कंपनी है, जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन मुनाफा जितना अच्छा हो सकता है रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट कुमार जी का है कि 3 लाख के पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होने चाहिए? अभी आपने वॉच लिस्ट में से 40-45 शेयर्स हैं, तो वॉच लिस्ट में उतने शेयर्स ठीक हैं, लेकिन 3 लाख के पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से 6, 7, 8 स्टॉक बहुत हो गए। जितना आप ट्रैक कर पाते हैं उतना रखिएगा, और मेरे हिसाब से 3 लाख के पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक्स बहुत हो गए, उससे ज्यादा स्टॉक्स ट्रैक कर पाना मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाएगा। राजेश राज जी का क्वेश्चन है, HDFC लाइफ वर्सेस SBI लाइफ, ऑलमोस्ट क्या, नो डाउट HDFC लाइफ इज द बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुल जी का कि अभी फिलहाल HDFC में एक्यूमुलेट नहीं कर पाए हैं, वापस करना है, कौन से लेवल पर करें? तो अभी फिलहाल नीचे आ रहा है इसका जो एक HDFC लिमिटेड का अभी गिरावट होती है, अगर बाय चांस 5-10% और करेक्शन पे मिल जाता है तो बेस्ट है, खरीदते जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए शानदार है। हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी काफ़ी ज़्यादा जान बची हुई है। नेक्स्ट है ललित चौधरी जी का क्वेश्चन, अल्केम में आपने मार्च फ्यूचर लेकर रखा है, मन्नापुरम में लेकर रखा है, HUL में लेकर रखा है। मेरे हिसाब से देखिए अभी अल्केम थोड़ा
थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर भी चल रहा है। मन्नापुरम भी वीक हो चुका है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर चल रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो गिरावट और भी हो सकती है। एचएल में फिलहाल तेजी शुरू हुई है, एचएल थोड़ा सा और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओमकार पवार जी का है कि क्या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहिए। अभी गोल्ड खरीदना है तो अभी अच्छा चल रहा है, खरीद सकते हैं। कभी भी बॉटम तो हमें वैसे भी पता चलने नहीं वाला, 30,000 आएगा 25,000 आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन अभी अच्छा चल रहा है ये हमें पता है। गिर सकता है और गिर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं जो भी आपकी कैपेसिटी है, कुछ नहीं तो भी एक एक बॉन्ड खरीद सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 8 साल के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो जितने रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, इसमें एक्चुअली गोल्ड में मैं जनरली रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता। गोल्ड्स में आपको रिटर्न्स नहीं, आपको एक सेफ्टी मिल जाती है ज़्यादातर। इसमें रिटर्न्स आपको चाहिए तो स्टॉक मार्केट्स में ज़्यादा मिलेगा। गोल्ड अगर आपको डबल भी करके देता है पैसा तो भी उसमें समय बहुत जल्द लग जाता है। फिलहाल अगर आपको पता होगा तो कोविड के पहले की बात करें तो गोल्ड बहुत ही कॉन्सोलिडेट करा था, ज़्यादा रिटर्न्स वहां पर देखने को नहीं मिले, लेकिन क्रैश के बाद कोविड के बाद ही बहुत ही तेजी से गोल्ड ऊपर जा रहा था। तो फिलहाल जो इसमें इतनी तेजी आई है तो इसके बाद इसकी जो तेजी है थोड़ी सी थम सकती है, कंसोलिडेशन चल सकता है। 2-3 सालों तक ज्यादा अप्रिसिएशन शायद आपको गोल्ड में दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। 8 साल क्या 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल अगली जनरेशन तक आप गोल्ड को रख सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।